हेलो फ्रेंड्स, आज थंबनेल आप देख चुके होंगे। आज हम बात करेंगे रीट 2018 जो आपका 11 फरवरी 2018 को एग्ज़ाम हुई थी। ये तो हम बात करेंगे लेवल फर्स्ट। ठीक है, ध्यान देना। लेवल फर्स्ट यानी BSTC प्लस DLED, कुछ भी बोल दो उसे। ठीक है, तो उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बने वो देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन रहे थे। साइको थी वो मॉडरेट क्वेश्चन आए थे, कुछ अच्छे स्तर के क्वेश्चन रहे थे, कुछ क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, देखेंगे। और ये आपकी 2017 इसमें लिख रखा है, यानी 2017 की परीक्षा 2018 में कंडक्ट कराई गई थी फरवरी में। ठीक है, चलो देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन रहे थे। तो हम साइको से स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट पेपर सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा था, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है तो कहलाता है डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया या ध्यान अभाव अतिशीघ्रता का विकार। तो इसका राइट आंसर होगा, लिखने से संबंधित जो भी डिसेबिलिटी होती है हम उसे बोलते हैं डिसग्राफिया। अगर क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ने से संबंधित या रीडिंग डिसेबिलिटी पाई जाती तो वो हो जाता डिसलेक्सिया। अगर मैथ से संबंधित होती तो उसे बोलते हैं हम डिसकैलकुलिया। अगर शारीरिक एवं मानसिक रूप से जो मंद बुद्धि वाले होते हैं या उनकी डिसेबिलिटी पाई जाती है तो उनके लिए शब्द यूज किया जाता है ध्यान अभाव अतिशीघ्रता का विकार। ठीक है, वो अटेंशन नहीं कर पाते, ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते, उनके लिए ये शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या बना था कि निम्न में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। तो योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है वो है 4 नंबर ऑप्शन। सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन करते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये तो योगात्मक होता है, एक होता है फॉर्मेटिव। तो उसमें आपके 4 टेस्ट यानी जो प्रथम सेकंड और थर्ड फोर्थ होते हैं, प्लस जो अर्धवार्षिक परीक्षा होती है वो उसमें सम्मिलित होती है। लेकिन योगात्मक में केवल लास्ट में एनुअल एग्जाम होती है और जो मार्कशीट पकड़ा देते हैं वो योगात्मक मूल्यांकन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन था कि हार्वर्ड गार्डन का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग का फ्रेम होता है, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है। विश्लेषणात्मक बुद्धि, ये किसी ने बात नहीं की है। ठीक है, रचनात्मक बुद्धि, ये भी कहने का मतलब गार्डन से संबंधित नहीं है, ना व्यवहारवादी है। ठीक है, लेकिन प्रकृति कौशल यानी इसे बोलते हैं नेचुरल स्किल्स, ये जो पाया जाता है, ये जिनको पेड़ पौधों और मतलब पेड़ पौधों की जानकारी होती है जो प्रकृति से संबंधित, उनमें ये बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाएं कि 2 भाषाओं बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि अवधारण होती है, गठन में सुविधा मिलेगी, विश्लेषण तर्क में भी सुविधा मिलेगी, संज्ञानात्मक और लचीलेपन में भी सुविधा आएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन रहा था कि एक अध्यापक कक्षा में कुछ गति कर रहा है, जैसे ऑप्शन दे रखा है, यानी इसे ए भी बोल सकते हैं। ए में कह रहा है न केवल यह पूछ कर कि क्या, बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों। दूसरा ऑप्शन है या बी कह लें, तो बी या वह कह लें, उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परखों की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से पढ़ाना या बढ़ाना देने की कोशिश कर रहा है। तो ये निम्न में से कौन से ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। तो ये है आपका आलोचनात्मक सोच, जिसे बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन रहा था कि सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाओं के छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। तो कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह की प्रेरणा की व्याख्या करता है। तो ये आपके व्यवहार से संबंधित है, तो ये व्यवहारवादी। अगर ज्ञान की बात करते हैं तो संज्ञानवादी। ठीक है, मानवता जो निर्मितवाद की बात करते हैं वो मानवतावादी आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अब बनाता है समावेश शब्द का मतलब होता है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स नियमित कक्षा में शिक्षित करना, सर्वाधिक समय के लिए, पूरा समय के लिए, कुछ समय के लिए, किसी भी समय के लिए नहीं, तो इसके लिए होगा पूरा समय के लिए। ठीक है, ये समावेशी शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बना था, एक भाषा
शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। तो ये उदाहरण किसका है? तो ये है जिसे बोलते हैं आगमनात्मक तर्क, जिसे बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बोलोगे पहला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो और इड पर आच्छादन है या रखता है, यह कहलाता है, क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है रिप्रेशन, जिसे उदात्तीकरण भी कहते हैं। ये होता है दबाव। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाता है कि अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वो कौन था? वो थे आपके हेंस आइसेंक। ठीक है, हेंस आइसेंक। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बनाता है कि निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? मतलब कौन सा उदाहरण बताना है जो प्रेरणा क्या है, ठीक है, उसका जो फॉलो करता है। तो आप ऑप्शन नंबर बी को देखो ध्यान से कि छात्र व सक्रिय अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बनाता है कि बाह्य अभिप्रेरणा एक अंत की युक्ति है, तो फिर आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होगी? तो वो भी अपने आप में एक अंत होगी। ठीक है, राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बनाता कि एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, तो ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है मेंटल हाइजीन। ठीक है, दिमागी आरोग्यता। अगला क्वेश्चन बनाता है कि एक समायोजन तंत्र में अतीत और वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल कहलाता है। तो ये कहलाता है, इसे बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ये होगा यानी परिमेयकरण। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बनाता है कि स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। तो यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये होगा आपका सामाजिक कारक। ठीक है, सोशल फैक्टर से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बनाता है निम्न में से या निम्न स्थितियों में से कौन सा समायोजन को बढ़ावा देती है? बढ़ावा कौन देगी? तीव्र उत्सुकता नहीं देगी, अपराध का जुनून और विचार ये भी नहीं देगी, बीमारी का डर ये तो देगी। तो इसका मतलब राइट आंसर होगा 6 नंबर ऑप्शन। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बनाता है एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों को हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार को ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर से व्याख्या की जाएगी? तो ये किया जाएगा एप्लीकेशन, यानी प्रयोग करना, यानी समझने की कोशिश यहाँ पे करना। ब्लूम ने इसे 3 भागों में बांटा था, एक तो ज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक और भावात्मक। ठीक है, तो ये ज्ञानात्मक पक्ष भी 6 भागों में बटा हुआ है। जैसे ज्ञान होगा, फिर उसकी समझ होगी, फिर उसका प्रयोग होगा, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। इस प्रकार 6 स्टेप होते हैं। तो पूछ रहा है कि अगर कोई मान लीजिए कोई किसी ने दीपावली पे आपको निबंध लिखवाया, जो छोटी क्लास में प्राथमिक स्कूल पे या उच्च प्राथमिक में लिखवाते हैं, जैसे दीपावली पे कोई निबंध लिखवाया था, इसे लिखवाने के बाद बच्चों से कहे अब अपने आप तुम होली पे लिखो इसे ही देखते हुए, यानी इसकी समझ के आधार पर। तो ये होता है संप्रयोग। ठीक है, किसी चीज़ को दूसरी जगह पे अप्लाई करना ज्ञान को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन बनाता है कि शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण या जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि और व्यक्तित्व तथा कक्षा के व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आकलन कहलाएगी, मापन कहलाएगी, मूल्यांकन या प्रयोग सभी। तो इसका राइट आंसर होगा आकलन, जिसे बोलते हैं असेसमेंट बोलते हैं या असाइनमेंट बोलते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण को नामित नहीं करता है?
तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो ब्लूम ने वर्गीकरण 3 प्रकार से किए थे, मैं अभी बताया था, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, तो देखो ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक, लेकिन ये मनोप्रेरणा है ना, ये क्रियात्मक को ही बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान देनी बात है। तो इसलिए ये क्वेश्चन हुआ था डिलीट, क्योंकि 4 ऑप्शनों को में से, वो 4 ऑप्शन में से एक ही राइट आंसर होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसलिए डिलीट किया गया था। अगला देख लेते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन क्या बना था। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, नहीं पूछा है। स्कूली, जो स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ना, ये है। परीक्षा की अधिक लचीला कक्षा एकीकृत, ये भी है। अधिगम को रटना और सुविधाजनक बनाना, ये रटने की तो बात करता ही नहीं है। ठीक है, तो यही राइट आंसर होगा, 3 नंबर ऑप्शन। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बना था, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है, फिर धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगली और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। तो इस प्रकार की प्रगति क्या कहलाती है। एक तो होता है सेपेलोकोडल, एक होता है प्रॉक्सीमेडिस्टल या प्रॉक्सीमोडिस्टल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर रहा था बी ऑप्शन। ठीक है, इस पर रेट लगी थी, फिर इसका आंसर माना सी भी। ठीक है, तो इसके लिए यही बता रहा था, इसका ये भी आंसर है, ये भी आंसर। तो ये 2 आंसर हो गए, यानी एक क्वेश्चन के 2 आंसर है। ये भी क्वेश्चन किया गया था डिलीट। ठीक है, या ऐसा होता है ये भी आंसर सही है, ये भी सही है। ठीक है, इसका मतलब होता है मध्य से मध्य से सिरों की ओर विकास होना। ठीक है, इसका भी मतलब यही है कि मध्य से सिरों की ओर विकास होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 22वां नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बनाता है कि बच्चे के विकास की अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो विकास की प्रक्रिया में इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है, तो ये बताना है। तो इसका संबंध है एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बना था, एक बच्चा जो एक विशेषता यानी मौखिक क्षमता है में उच्च या निम्न है, तो बाद की उम्र में भी रहेगी। यह बयान मतलब ये बयान है कि महत्व पर जोर देता है, ये आनुवंशिक के महत्व पर देता है। क्योंकि जो भी जेनेटिक्स बीमारी होती हैं वो ख़त्म ही नहीं होती, मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं, पेरेंट्स से पुत्र या पुत्री में, पुत्र या पुत्री से अगली पीढ़ी में। तो यही कह रहा है कि उच्च या निम्न बाद की उम्र में भी रहेगी। तो यानी ये आनुवंशिकता की बात कर रहा है। ठीक है, जेनेटिक्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था कि अधिगम में उपयोग अनुपयोग नियम को भी कहा गया जाता है या कहा जाता है। ये कह रहा है कि ये थॉर्नडाइक से संबंधित है। तो ये प्रभाव का नियम भी है, प्रबलन का है। ये उपयोग अनुपयोग मतलब यहाँ पे लिया है सकारात्मक नकारात्मक प्रबलन में, जैसे क्लार्क हल का सिद्धांत है, पुनर्बलन सिद्धांत में जोर दिया था। इसलिए 2 ऑप्शन राइट हो गए, एक तो प्रभाव का थॉर्नडाइक का, एक है क्लार्क हल का। इसलिए ये क्वेश्चन हुआ था डिलीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन बना था, क्या बना था कि पाउलर के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता। इस संवृत्ति को क्या कहा जाता है, इसे अनुकूलित उत्तेजना कहा जाता है। ठीक है, कंडीशनल रिफ्लेक्स। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बना था कि अनुभूति बच्चे वातावरण के बीच अंतःक्रिया निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती। तो यह सिद्धांत प्रतिबिंबित करता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि ये कह रहा अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। तो ये किस सिद्धांत से संबंधित है, तो ये आपका संबंधित होगा जीन पियाजे से। ठीक है, और इनकी ये परिभाषा है, कहने का मतलब यानी ये जो सेंटेंस दे रखा है ये जीन पियाजे की खुद परिभाषा है। ठीक है, तो वही पूछ लिया उन्होंने सीधी। अगला देख लेते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नई धारणा या अनुभव के बीच में संतुलन का कार्य करती है, तो उसे बोलते हैं संतुलन, जैसे बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। ठीक है, अगला कुछ देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बना था कि निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली सावधानी नहीं है। तो वो सावधानी कौन सी नहीं है, वो है बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत। ठीक है, अगला देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन बना था एरिक्सन के अनुसार बच्चे का सामाजिक विकास 8 चरणों में होता है, तो कक्षा 3 यानी जिनकी उम्र होती है 9 साल के समथिंग, तो विकास के चरण का मेल खाता है, तो परिश्रम बनाम हीनता, ये 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बना था, निम्न में से कौन सा कथन है जो आदर्श संदर्भ परीक्षण के लिए सत्य नहीं है, आदर्श के लिए, तो ये है 4 नंबर ऑप्शन। क्या होगा, छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मापदंडों की तुलना की जाती है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, ये 30 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके किसके, साइकोलॉजी के। तो अब देख लेते हैं हम हिंदी। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन 39वें से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि जो पेपर है वो कटिंग है, जो बाद के फोटो नहीं ले पाए इसलिए वो बाकी दिखाई नहीं दी, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ से है वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। कि लिखना सिखाने के पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है लिखना सिखाने से पूर्व बालक को चित्रकला सिखानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अक्षर भी चित्र हैं ही है, मतलब तो इस मत का समर्थन किसने किया है, तो वो किया है आपके महात्मा गांधी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन बना था हार्वर्ड उपागम के पद कितने हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो हार्वर्ड उपागम के 5 क्या है पद हैं, ठीक है, जिन्हें स्टेप बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बना था, अगला क्वेश्चन था कि शिक्षण में इकाई संप्रदाय का, जो इकाई संप्रदाय है वो किसकी देन है, तो वो आपकी है मॉरिसन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भाषाई कौशल का निम्नलिखित अभिव्यक्त रूप क्या होगा, मतलब अभिव्यक्त रूप पूछ रहा है, तो अभिव्यक्त रूप होगा वो होगा आपका लिखना। ठीक है, जिसमें हम सभी अपनी भावनाएं जो भी चीज़ है हम लिख सकते हैं, तो अभिव्यक्त करने की पूछ रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। ये कह रहा है ढ का उच्चारण स्थान होता है तो मूर्धा होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, ये कह रहा है पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है, मतलब ये पूछ रहा है कि पाठ्य पुस्तक जब आप कवर पेज खोलते हो, मतलब यानी शुरुआत करते हो, तो वहाँ पे एक प्राक कथन दिया होता है, तो उस बुक के संदर्भ के बारे में सब कुछ दिया होता है कि इस किस रेफरेंस में कौन राइटर था, कैसे क्या, सब चीज़ दे रखी होती है। इसमें क्या क्या है, कुछ NCERT एक्ट के बारे में भी इसी के बारे में लिखा रहता है, तो वो यही पूछ रहा है कि अध्ययनात्मक पक्ष कौन सा होता है, वो प्राक कथन। ठीक है, अगला देख लेते हैं, वैचारिक सामग्री क्या है, तो वैचारिक सामग्री का मतलब जो आपके दिमाग को चिंतन के रूप में या विचार करने पे मजबूर कर दे, तो वो है मूल विषय वस्तु। किसी चीज़ की मूल विषय वस्तु आपको चिंतन करने के लिए क्या करती है, मोटिवेट करेगी, ऑटोमेटिक करेगी। ठीक है, श्रव्य द्रव्य साधन कौन सा है, श्रव्य दृश्य साधन होता है वो है चलचित्र यानी फिल्म, इसको फिल्म के नाम से भी इंग्लिश में कह सकते हैं। वो चलचित्र का मतलब होता है जिसमें वीडियो भी चले साथ में आवाज़ भी है। अगला है नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से, तो वो आपका कान और आँख से। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन कौन सा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हिंदी में पूछा है, वैसे पहले साइको में भी पूछा था, तो वो है संकलनात्मक मूल्यांकन। इसी को हम क्या बोलते हैं, योगात्मक, ये ध्यान देने की बात है। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, वहाँ पे योगात्मक मूल्यांकन ऑप्शन था, यहाँ पे वो नहीं है, बस अंतर इतना है। अगला क्वेश्चन ये बनाता है कि ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है, वो बताना है, तो वो है आपका उपयोगी नहीं है। तो देखते हैं, शिक्षक निर्मित सामग्री ये हो सकती है, ये नहीं होगी। ठीक है, बाकी सभी होंगे, यही राइट आंसर होगा। पाठ्य पुस्तक का प्रकरण भी होगा, शिक्षण के लक्ष्य होंगे, प्रश्नों के प्रकार होंगे, लेकिन शिक्षक निर्मित सामग्री इसमें ऐड नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि उपचारात्मक शिक्षण है, तो ये है राइट आंसर, अध्यापन संबंधी कठिनाई दूर करने के लिए शिक्षण किया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन। अब आ गया गद्यांश, तो इसे आप गद्यांश को देख लें, इसी से शब्द उठा के नीचे रख दिए जाते हैं, उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उपसर्ग हुए, समास हुए, या कोई वाक्य पूछ लिया जाता है काल संबंधी, तो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं संधि से भी। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होना था कि वह शब्द बताइए इसमें 2 उपसर्ग हैं, तो पहला ही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्विरोध या निर्विरोध बोलते हैं इसे, तो निर उपसर्ग होगा पहला, दूसरा होगा वी, और रोध इसमें मूल शब्द है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें 2 उपसर्ग हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है कि जातिवाचक संज्ञा से बहुवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, तो वो पहला ही ऑप्शन होगा, दानव है, जातिवाचक है, और दानवता होती है वो बहुवाचक में आती है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा पहला।
अगला क्वेश्चन क्या बनाता है कि मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो वो हुआ है मूल, जो किसी की नकल नहीं हुई तो उसे ही बोलेंगे मौलिक शब्द। अगला क्वेश्चन बनाता कि आकाश का सही पर्याय क्या होगा, तो आकाश का सही पर्याय होता है व्योम। अगला है कि आसपास शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें द्वंद्व समास होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है 56 से 60, ये भी गद्यांश है। इससे संबंधित क्वेश्चन नीचे ऑप्शन रख दिए जाएंगे, यानी शब्द लेके उनसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो पहला है अनर्थकारी शब्द का अभिप्राय क्या है, तो इसका है अनिष्ट करने वाला। क्या होगा, अनिष्ट करने वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो वो अभिमान होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं कौन सा शब्द या युग्म सही विकल्प है, तो देखो इसमें गौ से गोए बना है। देखो ये क्या हो रहा है, ये बन रहा है एक वचन से बहुवचन, जैसे ग्रह से ग्रह, अनेक से अनेकों, स्कूल से स्कूल है। लेकिन इसमें राइट आंसर दो ऑप्शन आ गए थे, ए भी आ गया सी भी आ गया, इसलिए ये क्वेश्चन क्या किया गया था, डिलीट। ठीक है, तो इसमें सभी को बोनस भी मिला था। अगला देख लेते हैं, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, वाक्य में काल है, तो ये काल बताना है आपको कौन सा है। ठीक है, तो पहला है सामान्य भविष्य काल, तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, एक है संभाव्य भविष्य काल, तो ये दोनों ही ऑप्शन राइट आंसर माने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये क्वेश्चन क्या हुआ था, डिलीट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रणाली शब्द का सही अर्थ क्या है, इसका मतलब परंपरा भी होता है और पद्धति, इसका मतलब ये भी क्वेश्चन डिलीट हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये अब देखते हैं संस्कृत। ठीक है, जैसा कि आपको तमिल में दिखाई दे रहा है, यानी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि अभी हम संस्कृत करेंगे 16, जो 61 से 90 तक रहेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन रहे थे। पहला ही क्वेश्चन है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मुझे रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, वाक्य को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो मुझे का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुझे का मम, सॉरी मम नहीं होगा, मम नहीं होगा। देखो देखते हैं कि मुझे का होगा मया। ठीक है, मया रसगोलकानी रोचनते, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला देख लेते हैं, ये कह रहा है प वर्ण से उच्चारण स्थान, तो प और फ का उच्चारण स्थान पुष्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था कि वयम महाविद्यालय गच्छाम, वाक्य से वाच्य परिवर्तन, तो हमें वाच्य परिवर्तन करना है इसका। ठीक है, तो वाच्य परिवर्तन क्या हुआ इसका, देखते हैं। ये कह रहा है कि वयम महाविद्यालय गच्छाम, तो इसका होगा अस्माभि महाविद्यालय गम्यते। ठीक है, आत्मनेपदी में गम्यते हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बना था कि सह ग्रामस्य निकषा तिष्ठति, इस वाक्य संशोधन, मतलब वाक्य को संशोधन करके बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, सह ग्रामम निकषा तिष्ठति। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला देख लेते हैं, ये कोई सूक्ति दे रखी है, ये पूरी करनी है हमें। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, तो इसमें जो आएगा इसका राइट आंसर होगा सदृष्टम। ठीक है, अगला देख लेते हैं, ये आपका शिक्षण विधि से व्यवहार कौशलम इत्यस्य गुणस्य ग्रहणम कस्मात् विधि भवति, तो ये किस में आते हैं, व्यवहार कौशल के जो गुणस्य है वो किस में ग्रहण किए जाते हैं, वो प्रत्यक्ष विधि में। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, प्रत्यक्ष विधि से। अगला क्वेश्चन था कि प्रोफेसर वीपी बोकिन महोदय कब विधि प्रतिपादित, कौन सी विधि प्रतिपादित की थी, तो प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि जो हरवार, या इसने तो हरवारी पंचपदी करी है, नहीं इसे बोलते हैं हरवड की पंचपदी प्रणाली, इतस्य का विधि विकसनम किम, मतलब जो हरवट की पंचपदी है प्रणाली है, विधि है, वो विकसित किस रूप में की गई थी, विश्लेषणात्मक विधि के लिए, या मूल्यांकन विधि के लिए, या व्याकरण विधि के लिए, या व्याख्यान विधि के लिए, तो ये की गई थी मूल्यांकन विधि के लिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि भावाव्यक्ति सर्वोत्तम साधनम विद्यते, भाव अव्यक्त करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अच्छी रहेगी, या कौन सा साधन अच्छा रहेगा, तो वो रहेगा भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये आपको कौशलों के
क्रम पूछ लिए कि संस्कृत भाषा से चढ़ाए कौशला नाम स्वाभाविक क्रम है, मतलब जो स्वाभाविक क्रम कौन सा है, तो वो है भाषणम, नहीं सॉरी ये नहीं होगा, पठन ये भी नहीं होगा, लेखन, मतलब LSRW होता है, ये होगा इसका पहला ही, मतलब श्रवण करना, भाषण करना, पठन और लेखन, LSRW, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि संस्कृत शिक्षण से प्रयास स्यात्, मतलब संस्कृत शिक्षण का प्रयास कैसा रहना चाहिए, ये पूछ रहा है, तो वो होना चाहिए बहिर्मुख, इसे बहिर्मुख भी बोल देते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि अभिनय कति विधो भवति, अभिनय की कितनी विधि है, तो अभिनय की चतुर्थ विधि है, ठीक है। अगला है दृश्य श्रव्य साधनम प्रमुख साधनम अस्ति, तो इसमें दृश्य श्रव्य साधन बताना है कौन सा होगा, तो द्रव्य श्रव्य साधन होगा वो होगा आपका दूरदर्शन, ठीक है। अगला है कि दृश्य साधन सर्वोत्तम साधन भवति, दृश्य साधन सर्वोत्तम साधन है, तो इनमें से बताना कौन सा होगा, तो वो होगा श्याम फलकम। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक से उद्देश्यानि सन्ति, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य क्या है ये बताना है, तो इसका उद्देश्य होगा वो होगा, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये चारों ऑप्शन हो गए, ठीक है, मतलब ऊपर के जो उपयुक्त तीनों हैं वो राइट आंसर हो गए, यानी ये है इसका मतलब। अगला क्वेश्चन बना था संस्कृत शिक्षण से मूल्यांकन साधनम भूता भवन्ति, संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन के मूलभूत साधन कौन से हैं वो बताना है, तो देखो बुद्धि परीक्षा, अभिरुचि परीक्षा, आसक्ति परीक्षा, तो ये इसका मतलब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लघु काष्ठ खंडस्य व्यवहार कुत्र क्रियते, मतलब लघु काष्ठ खंडस्य व्यवहार कुत्र क्रियते, तो ये किससे संबंधित है, ये सलाहका परीक्षा से संबंधित है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या बना था कि मूल्यांकनात्मक उपचारात्मक शिक्षण कर्तुम शक्यते, तो ये कह रहा उपचार शिक्षण किसका किया जाता है या किसके लिए किया जाता है, तो मूल्यांकन में, पुस्तकानि में, गुरुमुखेन में, या के न किया नापी, तो किस में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा मूल्यांकन में, ठीक है। अगला देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ परिचय प्रकार होती है, वस्तुनिष्ठ परिचय कितने प्रकार की होती है, तो ये बताना है, तो ये होती है आपकी बहु समाधान प्रश्न होते हैं, जैसे बहुविकल्प बोलते हैं, रिक्त स्थान पूर्ति भी होते हैं, सत्य असत्य भी आते हैं, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बना था कि छात्र से ज्ञानात्मक क्षेत्र से परीक्षण कर्तुम शक्यते, बच्चे के अगर ज्ञानात्मक क्षेत्र का हमें परीक्षण करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है, अध्ययन या परीक्षा या पाठ्य पुस्तक है या भाषण है, तो इसके लिए परीक्षा जरूरी है, ठीक है। अब है ये गद्यांश, गद्यांश से संबंधित नीचे आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं वो करने होते हैं, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या हमारा था, ज्ञानित इति पदे विभक्ति, ज्ञानित में कौन सी विभक्ति है, तो वो होगी तृतीय। ये कह रहा है कि निगद्यते इतस्क धातु, कौन सी धातु इसमें, तो इसमें होगी वो होगी गद धातु, ठीक है, कौन सी होगी, गद धातु। अगला देख लेते हैं। ये कह रहा है कर्तुम इतस्क प्रत्यय वर्तते, कर्तुम में कौन सा प्रत्यय ये बताना है, तो इसमें प्रत्यय होगा तुम प्रत्यय। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बना था कि अंधकारव्रतम इतस्क समास विग्रह, तो अंधकार में कौन सा समास विग्रह होगा, तो वो होगा अंधकारेण आवृतम, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। ये कह रहा है कि विद्धेय इतेश पदस्य संधि विच्छेदनम, मतलब विद्धेय में कौन सी विच्छेद होगा इसमें, तो इसका विच्छेद होगा वो होगा विद्या प्लस एव, इसमें वृद्धि संधि होगी, ठीक है। ये दे रखा है आपको पद्यांश 86 से 90 तक क्वेश्चन करने हैं, तो इससे संबंधित क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन था पद्यस्मिन् कस्य छन्दस्य प्रयोग अस्ति, मतलब इस पद्यांश में कौन सा छंद है ये बताना है, तो इसमें जो छंद होगा, छंद, ठीक है, छंद बोलते हैं इसे, तो इसमें छंद होगा वो होगा उपजाति छंदस्य, ठीक है। इसमें नहीं तो आप गिन के देख लो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके गिन लो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। ये 11 आएंगे तो 11 आएंगे, तो फिर उसके अनुसार ये भी देखा जाता है कि शुरुआत में लघु है या दीर्घ है वर्ण, ठीक है, उसके आधार पर ये उपजाति है। अगला देख लेते हैं। वर्तमनि इतना से मूल शब्द अस्ति, वर्तमनि में कौन सा मूल शब्द होगा, तो होगा वर्तमन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरस्कृता इत्यस्य का प्रयुक्त
प्रत्यय मतलब प्रत्यय प्रयुक्त, ये प्रत्यय बताना है किसमें, पुरस्कृता में। तो पुरस्कृता में प्रत्यय हुआ कथ। अगला है पार्थिवेन इतस्क विभक्ति, पार्थिन में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें तृतीय विभक्ति है। ये कह रहा है वीरराज इतस्क लकार विभक्ति, वीरराज में कौन से लकार प्रयुक्त हुआ है, तो वो है लिट लिट लिट, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो भी क्वेश्चन संस्कृत के से 61 से 90 तक हमने सोल्व किए। अब देख लेते हैं हम ईवीएस को, ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे मैथ को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है, ये आ गया ईवीएस यानी आपकी एनवायरनमेंट स्टडी, इसे बोलते हैं पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन से जितने भी क्वेश्चन बने हैं हम देख लेते हैं, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन से देख लेते हैं। एक पहला क्वेश्चन बना था राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, तो वो आपका घोड़ाबड़ होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बना था निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, सुमेलित है वो बताना है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सुमेलित, भारतीय वनस्पति संरक्षण, ये आपका कोलकाता में, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तो हमें यही बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला देख लेते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ये बताना है। तो नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो वो है आपका जीवाश्म ईंधन, ठीक है। बाकी सभी नवीनीकरण के ऊर्जा के स्रोत हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन था पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया था, तो पारितंत्र शब्द का गठन किया था टेंसले ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, वो मासेरम, ठीक है, मासीराम, ये आता है किसमें, मिजोरम में, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बना था कि पर्यावरण के जैविक घटक सम्मिलित होते हैं, तो जैविक घटक सम्मिलित हैं वो बताना है। तो वो होते हैं आपके किसमें, पेड़ पौधे में, किसमें, पेड़ पौधों में, ठीक है। तो पौधे हैं, तो यही राइट आंसर होगा। अगला है कि मीन माता रोग निम्नलिखित में से संबंधित है, किससे संबंधित है, मीन माता रोग। तो मीन माता रोग है वो संबंधित है आपके मरकरी से, किससे, मरकरी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है, जिसे हम अप्रक्षेपित का मतलब जिसे प्रक्षेपण नहीं कर सकते, तो वो है आपका चार्ट, ठीक है। और बाकी सभी को हम क्या कर सकते हैं, प्रक्षेपित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बना था, अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, वो बताना है। वनोन्मूलन है क्या, यही होगी राइट आंसर, यही होगा, ठीक है। बाकी सभी संरक्षण के साधन है, जबकि ये नहीं है, ठीक है, संबंधित नहीं है वनोन्मूलन। अगला देख लेते हैं। अगला है पर्यावरण शिक्षण में सामूहिक चर्चा शिक्षण की कौन सी विधि में आती है, तो वो आती है आपकी विचार गोष्ठी, इसे बोलते हैं सिम्पोसिम, तो यही होगी राइट आंसर, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बनाता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या हुआ, ये हमें बताना है। तो इसका उद्देश्य होगा विद्यालय में उपस्थित समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, ये होगा, ये नहीं होगा। देखते हैं और ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। विद्यालय में उपस्थित समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना, ये तो होगा नहीं। विद्यालय में उपस्थित बालकों के ज्ञान का बोध का मूल्यांकन करना, ये ऑप्शन हो सकता है। विद्यालय में उपस्थित बालक के कौशलों का मूल्यांकन, पहले नंबर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो, विद्यालय के उपस्थित के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन, यही राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देख, अगला क्वेश्चन रहा था IEEP का पूर्ण मतलब IEEP का पूरा नाम, तो इसे बोला इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोग्राम, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोग्राम, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखें। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के दौरान विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन सूचन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, तो वो आपका उपचारात्मक शिक्षण का नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन बना था
कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। पहला, अच्छा शिक्षण प्रक्रिया आधारित है, अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक है, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं है, अच्छा शिक्षण व्यवस्थित या निश्चित उद्देश्य उपयुक्त नहीं है, उद्देश्य युक्त नहीं है। ठीक है, तो हमें बताना था कि क्या पूछ रहा है कि एक अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं, तो वो होगा आपका सी नंबर, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, बाकी सभी ये कह रहा है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता, तो वो आपका है राजनीतिक विज्ञान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बना था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नियम है अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि से संबंधित नहीं है, पुनर्वलन का है, तत्परता का है, अभ्यास का है, प्रभाव का है। लेकिन पुनर्वलन का सिद्धांत आपको ध्यान हो, ये किसने दिया था, क्लार्क हल ने दिया था। तो क्लार्क हल ने दिया तो यही संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, पहला ऑप्शन। ठीक है, बाकी ये सब थॉर्नडाइक से संबंधित है। ये कह रहा भारत में बाल श्रम प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये आपका पारित किया गया था 1986 में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। भारत में लड़के लड़कियों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए किसके अनुसार, कानून के अनुसार। तो लड़कियों की उम्र होनी चाहिए 18 साल, इसमें भी है, और लड़कों की 21। तो इसका मतलब ये हो जाएगा राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला है राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है, तो राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है आपके भीलवाड़ा को। अगला है ये कह रहे नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम बताइए। तो वो है आपकी पैथिडीन। कौन सी है, पैथिडीन। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन बना था, पैथिडीन। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से 100% खुले में शौच मुक्त ओडीपी राज्य कौन सा है, तो ये भी करंट का क्वेश्चन था, तो वो था केरल। कौन था, केरल। अगला देख लेते हैं। राजस्थान राज्य में सांसदों की कुल सीट कितनी होती है, तो सांसदों की 25 सीट हैं। ठीक है, राज्यसभा सांसदों की कुल सीटें 25 है। अगला है नायलॉन का आविष्कार किसने किया था, तो नायलॉन का जो आविष्कार है या जिसने खोजा था वो थे वॉलेस कैथोरस। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है, तो निम्न में से कौन राजस्थान से संबंधित नहीं है, तो वो है आपका माघ मेला। बाकी सभी लगते हैं ये राजस्थान के अकॉर्डिंग। ये कह रहा है कि रेलगाड़ी भारत में सर्वप्रथम कहाँ और मतलब कब स्टार्ट की गई, सन पूछी है पार्टिकुलर, तो ये की गई थी 1853 में, जो मुंबई के थाने से स्टार्ट की गई थी। पिसी कल्चर किससे संबंधित है, तो जो पिसी कल्चर होता है वो हमारे मछली पालन से संबंधित होता है। जामर कोटड़ा खदान कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, तो जामर कोटड़ा खदान है वो रॉक फॉस्फेट के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से संक्रामक रोग कौन सा है, तो निम्नलिखित में से डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है। ठीक है, बाकी नहीं है। अगला देख लेते हैं। HIV के लिए प्रत्यक्ष संबंधित कौन सा है, यार ये कह रहा है कि कौन सा परीक्षण HIV का प्रत्यक्ष संबंधित है। देखो बिडाल है, एलिसा है, तो इसके दो ऑप्शन हो गए, इसलिए ये क्वेश्चन किया गया था डिलीट। ठीक है, ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। अगला देख लेते हैं। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, तो ये 1995 में किया गया था। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं मैथ के क्वेश्चन जो 91 से स्टार्ट होते हैं 120 तक। ठीक है, तो इसमें से पेडागोजी कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो मैथ के जो थ्योरेटिकल है वो आप खुद से कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। तो जो 12 पेन CP, ठीक है, और 16 पेन SP के बराबर, तो यानी ये CP बराबर 16 हो गया, तो CP का मूल्य आ गया 16। ये हो गया SP के, तो SP मतलब 12।
16 के पेन खरीदे, 12 बेचे, कितने की हानि हो रही है? 4 की। कितने पे? 16 पे गुणा 100 करेंगे, यानी 4/16 गुणा 100, तो 4 से घटा 16 4 बार, 4 से ये घटा 25, यानी 25% की हानि हो गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी नंबर। अगला देख लेते हैं। एक्स के पास एक निश्चित राशि थी, 10% ब्याज पे तेरे 12% सरल ब्याज पे तेरे, इतने देखने के बाद ये पूछ रहा है कि इसका क्या कुल जमा राशि कितनी है? तो वो 11,225 रुपये आएगी। ठीक है, देख लेना करके। अगला है, इतने लीटर पानी था, इतने इतने मिलाने के बाद प्रतिशत शर्करा कितनी रही? तो इसका राइट आंसर आएगा 30%। ठीक है, इन्हें खुद से करना, क्योंकि आपको खुद को विवरण देना है, तो उस हिसाब से। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर था 94। तो 94 में 2 ऑप्शन राइट हो गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत था, यानी ये मतलब आप निकाल के देखना, इसमें दो मतलब डाटा दे रखी है, या जिसे अचर बोलेंगे, तो अचर दे रखे हैं, तो उसी वजह से ये आंसर फिट नहीं बैठ रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन हुआ था डिलीट। ठीक है, आप खुद से भी करके देखना इसे। ये करीब के 11 पेंसिल इतने इतने, तो ये सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं है। 11 रुपये और 12 मतलब 11 पेंसिल के बराबर है, तो 11, फिर कह रहा है 11 रुपये 10 की दर से बेची, तो इसमें इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी, गलत कर दिया मैंने डिजिट गलत रख दिए। देखो 10 रुपये में किया तो सही था, 11 पेंसिल बेचती हैं, ये कह रहा है 11 रुपये में और 10 पेंसिल बेच रहा है। तो इसमें से हमें बताना है कि लाभ है या हानि कितने प्रतिशत, तो हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 110 आ गया इसका क्रय मूल्य, और इसका इसे करेंगे तो 121 रुपये आ जाएगा विक्रय मूल्य। इसे घटाएंगे तो मतलब अंतर देखेंगे लाभ हानि का, तो 21 आएगा। फिर 100 बट्टे नीचे रख के और मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो मतलब 21% की क्या होगी? लाभ होगी। इसमें 4 नंबर ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। अगला देख लेते हैं। इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन क्या पूछ रहा है कि इसमें से x की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसकी x की वैल्यू निकल के आएगी 1। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आएगा, वो आएगा 55 डिग्री। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये है शिक्षण विधि का, इसे कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं दर्शाता है? तो वो होगा गणित की में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी सभी सही हैं। अगला बना था, एक परिभाषा पूछी, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता में संबंधित है। तो गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है? संपन्नता किससे संबंधित है? तो ये वो आपकी होगी संबंधित सामाजिक मूल्य से। ठीक है, अगला देख लेते हैं। एक योजना जो जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी ने कितना समझे, इसके आधार पर यह तय किया जाना कि प्रत्येक व्यक्ति या अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय कर सकें। तो ये किस प्रकार का परीक्षण या आकलन है? तो ये जो राइट आंसर होगा इसका, वो होगा आपका निदानात्मक आकलन। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है ये वाला। अगला है, निम्नलिखित में से अनौपचारिक आकलन की विशेषता नहीं दर्शाता है। कौन नहीं दर्शाता है? तो वो है आपका विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका को जांच कर अंक या ग्रेडिंग प्रदान करना, यानी योगात्मक मूल्यांकन की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन बना था, देख लेते हैं। 102 हम कर रहे थे। ठीक है, कि एक अध्यापक को शुद्ध गणितीय शब्दावली के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, और विद्यार्थी के मध्य शब्द या शुद्ध शब्दावली का उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। तो इस शब्दावली को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे गणित की शिक्षा कहेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता है? तो ये बताना है। तो सही नहीं दर्शाता है वो है, गणित एक अमूर्त विज्ञान नहीं है, जबकि अमूर्त विज्ञान है। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि विद्यार्थी द्वारा गणित की समस्याओं को हल करने के दौरान या की जाने वाली गलतियों को प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपकी कहलाई गणित की त्रुटि का विश्लेषण करना। अगला है, देख लेते हैं कि नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थी का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रस्तुत की जाने वाली जो परिस्थिति या
परिस्थितियाँ क्या कहलाती हैं, तो वो कहलाती है प्रस्तावना, जिसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित के पाठ्यक्रम को निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है, तो वो कौन सा ऑप्शन होगा, तो वो ऑप्शन होगा आपका गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति आवश्यक नहीं मानता, जबकि यही ऑप्शन गलत है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो गणित में संबंधित कमजोर जानने की इच्छा जानने की अच्छी विधि नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विद्यार्थी में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है, कौन सी अच्छी विधि नहीं होगी, तो अच्छी विधि नहीं होगी, तो इसमें से हम राइट आंसर जाएंगे 4 नंबर ऑप्शन, विद्यार्थियों में तुलना करके। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तो ये आप खुद से कर लेना और इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा इसका आएगा 18 नंबर ऑप्शन, मतलब बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसका राइट आंसर आएगा वो सी नंबर ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आएगा 110 का वो आएगा 31%। ठीक है, इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन। अगला देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा वो होगा 65 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा अगले का, तो वो होगा -3। अगले का देख लेते हैं। अगले का राइट आंसर होगा वो होगा 20। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा वो होगा 40 डिग्री। अगले का राइट आंसर होगा तो वो होगा 110 डिग्री। अगले का देख लेते हैं। अगले का राइट आंसर होगा इसमें से होगा x + y और बराबर x a + b। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका 50। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जो भी 150 क्वेश्चन थे वो सभी सोल्व कर ले। मैंने हाँ मैथ के नहीं कराए, वो खुद से करना, क्योंकि आप खुद से नहीं करोगे तो फिर क्या। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।